देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर से खबर सामने आई है कि कल शनिवार देर रात आतंकवादियों ने पुलिस कमांडोज के बैरक में घुसकर हमला कर दिया। हमले को सीमावर्ती कस्बे मोरे में अंजाम दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में आरपीजी का भी इस्तेमाल किया गया और सोते हुए कमांडोज पर आरपीजी दागने के साथ ही गोलियां भी बरसाई गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में बैरक नष्ट हो गई और 4 कमांडोज को हल्की चोटें आई हैं। बता दें कि इससे पहले भी मोरे में ही पुलिस कमांडोज के वाहन पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें एक कमांडो घायल हो गया। वहीं कल देर रात हुए इस हमले में घायल 4 कमांडोज को असम राइफल्स ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। खबरों के मुताबिक शनिवार शाम से ही मोरे को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और सुरक्षा बलों की बैठकें जारी हैं। सीबीआई ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले के संबंध में केरल के जय हिंद चैनल को एक नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने चैनल को जारी किए गए नोटिस में कांग्रेस नेता की ओर से चैनल में किए गए निवेश की जानकारियां मांगी हैं। डिप्टी सीएम शिवकुमार के खिलाफ मामले की जांच कर रही सीबीआई की बेंगलुरु इकाई ने जय हिंद कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को 11 जनवरी 2024 को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने और जांच अधिकारी की ओर से मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज पेश करने को कहा है। कर्नाटक में जय हिंद चैनल पर की गई सीबीआई की कार्रवाई को लेकर चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें सीबीआई का नोटिस मिला है और वह एजेंसी को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई की कार्रवाई साफ तौर पर केंद्र में बीजेपी नीति सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में परेड के दौरान निकलने वाली अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की झांकियों को लेकर पश्चिम बंगाल और पंजाब ने उनकी झांकियों के साथ कथित तौर पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले पर रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस की थीम के तहत व्यापक विषय को दिखाने में नाकाम रहने के कारण इन दोनों राज्यों की झांकियों को परेड का हिस्सा नहीं बनाया गया। सूत्रों ने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने पहले 3 दौर की बैठक में पंजाब की झांकी के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद ही अंतिम फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पंजाब की झांकी व्यापक विषयों के साथ तालमेल वाली नहीं थी। इस कारण विशेषज्ञ समिति तीसरे दौर की बैठक के बाद इस पर आगे विचार नहीं कर सकी। वहीं पश्चिम बंगाल की झांकी को भी 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में नहीं चुने जाने का कारण यही बताया गया है। सूत्रों ने बताया कि बंगाल की झांकी पर अंतिम फैसला 2 दौर की बैठकों में ही हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को साल 2023 के अपने आखिरी मन की बात कार्यक्रम में कई मुद्दों पर बात की, जिस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने निशाना साधते हुए पूछा कि आप खुद अपने मन की बात करते हैं, लेकिन आम लोगों की बात आप कब सुनेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आम लोगों की बात सुनकर आप कब और क्या करोगे, इसकी कोई चर्चा होनी चाहिए। आपने कहा था कि हर जेब में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, सालाना 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, सारा काला धन पकड़ा जाएगा। ये झूठ का पुलिंदा सुनते सुनते आम लोग हैरान हो चुके हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये सब छोड़कर मोदी जी को ये करना चाहिए कि मन की बात के पीछे एक अंदर की भी बात है। ये अंदर की बात दिल की बात है कि अगले चुनाव में मोदी को पास कराना है। लोगों को गुमराह करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने जा रहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह इस समय खूब चर्चाओं में बना हुआ है। कहीं इस समारोह को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है, तो कहीं इसमें देश के तमाम राजनेताओं के शामिल होने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच राम मंदिर से जुड़ा एक और नया मामला सामने आया है और वो है राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा मांगने का फर्जीवाड़ा। इसकी जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक्स पर लिखा कि सावधान, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से फर्जी आईडी बनाकर कुछ लोग पैसा ठगी का प्रयास कर रहे हैं। गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ अविलंब कार्यवाही करनी चाहिए। श्री राम तीर्थ ने इस तरह का कार्य करने के लिए किसी भी बॉडी को अधिकृत नहीं किया है। बता दें कि साथ ही वीएचपी प्रवक्ता ने फर्जी तरीके से चंदा मांगने वाले क्यूआर कोड के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों की घटनाओं के बाद भारतीय नौसेना ने उत्तर व मध्य अरब सागर और अदन की खाड़ी में निगरानी बढ़ा दी है। नौसेना ने बताया कि समुद्री सुरक्षा अभियान चलाने और किसी भी हमले की स्थिति में व्यापारिक जहाजों की मदद करने के लिए नेवल टास्क ग्रुप को तैनात किया गया है।
नौसेना ने कहा कि वह हिंद महासागर में नए सुरक्षा खतरों की जांच के लिए तटरक्षक बल के साथ मिलकर काम कर रही है। विध्वंसक और फ्रिगेट के अलावा नौसेना ने मानव रहित हवाई वाहन और समुद्री गश्ती विमान भी तैनात किए हैं। बता दें कि भारतीय नौसेना द्वारा यह कदम एक व्यापारिक जहाज MV केम प्लूटो पर भारतीय समुद्र तट से 400 किलोमीटर की दूरी से हुए ड्रोन हमले के बाद उठाया गया है। वहीं इस ड्रोन हमले को लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने कहा था कि MV केम प्लूटो ईरान की ओर से छोड़े गए ड्रोन हमले की चपेट में आया था। इजराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच इजरायली कैबिनेट में फेरबदल हुआ है। इजरायली सरकार ने विदेश मंत्री एली कोहेन की जगह पर एक नए विदेश मंत्री की नियुक्ति को मंजूरी दी है। एक सरकारी बयान में कहा गया कि एली कोहेन सुरक्षा कैबिनेट में सदस्य के रूप में काम करना जारी रखेंगे, जबकि इसराइल काट्स विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली कैबिनेट में फेरबदल पूर्व निर्धारित मंत्री स्तरीय रोटेशन के आधार पर किया गया है। इसके अलावा इजरायली सरकार ने संसदीय अनुमोदन के अधीन फरवरी में होने वाले स्थगित नगरपालिका चुनावों को भी हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि हम आमतौर पर युद्ध के समय चुनाव नहीं कराते हैं, लेकिन ये चुनाव पहले से निर्धारित किए गए हैं और उन्हें पहले ही एक बार स्थगित किया जा चुका है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच TMC नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने आज 31 दिसंबर को कांग्रेस और TMC के बीच बड़ा अंतर बताते हुए सीट बंटवारे के सवाल पर कहा कि अभी हमारे पास इसको लेकर कोई लेटेस्ट जानकारी नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी देख रही हैं। वह ही अंतिम निर्णय लेंगी और सही समय पर सूचित करेंगी। घोष ने आगे कहा कि दिल्ली कांग्रेस और बंगाल कांग्रेस के रुख में अंतर स्पष्ट है। दिल्ली कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी TMC के साथ कोऑपरेट कर इंडिया अलायंस को ठोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में कांग्रेस की इकाई BJP के दलाल की भूमिका निभाती है, क्योंकि 2021 के चुनाव में TMC BJP को हराने के लिए ही चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने CPM के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और वोटों का ध्रुवीकरण किया था। इन चुनाव में उसको 0 हासिल हुआ और इससे सिर्फ BJP को ही फायदा पहुंचाने का काम किया गया था। पहलवान विनेश फोगाट द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटाने पर राहुल गांधी ने इसे लेकर BJP की कड़ी निंदा की है। राहुल गांधी ने विनेश के पुरस्कार लौटाने का वीडियो शेयर करते हुए X पर लिखा कि देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले है, अन्य कोई भी पदक या सम्मान उसके बाद। आज क्या एक घोषित बाहुबली से मिलने वाले राजनीतिक फायदे की कीमत इन बहादुर बेटियों के आंसुओं से अधिक हो गई। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री राष्ट्र का अभिभावक होता है, उसकी ऐसी निष्ठुरता देखकर पीड़ा होती है। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले से चर्चा में आए BJP सांसद प्रताप सिम्हा के भाई विक्रम सिम्हा को कर्नाटक में पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्रम सिम्हा पर वन विभाग ने आरोप लगाया है कि वन कानून के तहत संरक्षित 126 पेड़ों को उन्होंने बिना अनुमति के कटवाया और उसे बाहर भेज दिया। यह मामला हासन जिले के मारगोंदा नहल्ली गांव का है। खबरों के मुताबिक विक्रम सिम्हा को सेंट्रल क्राइम ब्रांच के संगठित अपराध दस्ते ने गिरफ्तार करके वन विभाग को सौंप दिया है। NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूद दस्तावेज इस अपराध में उनकी संलिप्तता की ओर इशारा कर रहे हैं और मामले में आगे की कार्रवाई के लिए अब विक्रम सिम्हा को हसन ले जाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर के संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत को UAPA के तहत गैर कानूनी संगठन करार देते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ये संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक राज लाने से जुड़ी गतिविधियों में शामिल था। शाह ने कहा कि ये संगठन भारत विरोधी प्रचार और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था, इसलिए PM मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और इसके तहत देश के विरोधी गतिविधि में शामिल किसी भी संगठन या व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि यह संगठन साल 2004 में सैयद अली शाह गिलानी द्वारा बनाया गया था। हालांकि 2018 में गिलानी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक गिलानी की मौत के बाद ये संगठन लगभग निष्क्रिय था। वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के IT कैंपस में लगभग 2 महीने पहले एक छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि नवंबर की शुरुआत में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद चर्चा में आई इस मामले की पीड़ित छात्रा ने 3 युवकों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।
पीड़ित छात्रा ने बताया था कि रात 1:30 पर वह अपनी एक दोस्त के साथ हॉस्टल से वॉक पर निकली थी और तभी रास्ते में एक बाइक पर सवार 3 लोगों ने उन्हें रोक लिया। हमलावर उसे एक कोने में ले गए, उसका मुंह दबाया और उसके साथ जबरदस्ती की और साथ ही उसके कपड़े उतारकर वीडियो भी बनाया और उसके फोटोज भी खींचे। छात्रा ने कहा कि उन बाइक सवारों ने जबरन उसका फोन नंबर भी लिया और करीब 15 मिनट तक उसे रोके रखा और फिर जाने दिया। पीड़िता ने बताया कि मौके से बचकर भागने के बाद भी हमलावरों ने उसका पीछा किया था। उसके बाद एक प्रोफेसर के घर जाकर उन्हें संपर्क करना पड़ा, जिन्होंने बाद में दोनों को हॉस्टल के गेट तक छोड़ा। इसके बाद इस घटना के विरोध में छात्रों ने खूब विरोध प्रदर्शन किया था। IIT BHU की छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की पहचान कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के रूप में की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तीनों आरोपियों का कनेक्शन बीजेपी से बताया जा रहा है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक तीनों आरोपी भाजपा के IT सेल से जुड़े हैं, जिसमें कुणाल पांडे भाजपा वाराणसी में IT सेल का संयोजक, सक्षम पटेल भाजपा IT सेल का सह संयोजक और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान भाजपा IT सेल का कार्य समिति सदस्य है। अब ऐसे में भाजपा नेताओं के साथ इन तीनों आरोपियों की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं। इन तस्वीरों के वायरल होने पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसे लेकर विपक्ष ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता अजय राय ने एक्स पर लिखा कि IIT BHU की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले और कोई नहीं बल्कि भाजपा के कुणाल पांडे, महानगर IT के संयोजक, और सक्षम पटेल जो दिलीप पटेल काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं, उनका PA है। कांग्रेस नेता ने लिखा कि यही है भाजपा का दुष्कर्मी चेहरा, शर्मनाक। IIT BHU छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर कड़ा हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि ये है भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्र छाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल, जिनकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी है। सूचना, ये भाजपा के सर्वोच्च नेताओं से आवेदन प्राप्त वो भाजपाई हैं जिन पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ अभद्रता की सीमाएं पार करने का आरोप है। प्रश्न, क्या नारी के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले भाजपाइयों को खुली छूट जारी रहेगी? अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।